8. मैं अपनी छिछोरी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था और तृप्ति सेल्फी कैमरा से वीडियो बनाते हुए मेरे कप से चाय पी रही थी। तृप्ति अपने व्लॉग्स के लिए ऐसी क्रिंजी हरकतें कर रही थी या उसे सच में मेरे क्लोज आने में मजा आ रहा था। वैसे भी अतर्फ का बच्चा मुझे श्राप दे चुका था कि तृप्ति और मेरी किस हो जाएगी। मैं तो ये सोचकर ही घबरा गया था। सुहानी से झगड़ा करके तृप्ति के साथ इन्वॉल्व होना, छी 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 छी। पार्थिव, कितना घटिया होगा ये। मुझे अतर्फ के जैसा नहीं बनना। पार्थिव सर, बस करो ना, और कितना पढ़ाओगे आज? यस सर, अब तो हेडेक भी हो रहा है। मैंने टाइम देखा, 6:30 हो रहे थे। इतना कुछ फालतू सोचते सोचते मुझे टाइम का होश ही नहीं रहा था। बच्चे 2.5 घंटे से पढ़ रहे थे। सुरभि शालिनी ने तो मुंह खोल के बोल दिया था, पर जो बेचारे नए थे वो मुंह झुकाए पढ़ रहे थे। उनके लिए तो थिएटर की मूवी से भी लंबी क्लास हो गई थी। तुम दोनों को एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए थी ना, डेली पढ़ना था। अब इतनी जल्दी थक गए? मैं दोनों लड़कियों से मजे लेने लगा। मेरे मुंह से निकल गई सर, बस करो ना, बस करो ना प्लीज। और कितनी लंबी लोगे? हमारी क्लास। वो दोनों डबल मीनिंग बातें करके हंसने लगी। मैं बस मुस्कुरा दिया। शाम का अंधेरा छाने लगा था। तृप्ति बाहर जाकर गली में झांकने लगी। मैंने सबको डिसमिस कर दिया। चलो अच्छा जाओ। और तुम चारों, तुम अपनी ट्रायल क्लास के बारे में पेरेंट्स को बताना। अगर वो एग्री करे तो कल से आ जाना। 3000 फीस होगी। चारों लड़के सर हिलाते हुए जाने लगे। उनमें से मुझे एक भी लड़का ऐसा नहीं लगा जो सुरभि और शालिनी से फ्लर्ट करता। चारों पढ़ने वाले बच्चे लग रहे थे। उनके जाते ही तृप्ति चिल्लाई, हे पार्थिव, इधर आओ। मैं तुरंत छज्जे के पास पहुंचा और नीचे झांकने लगा। वो भैंचोद, ये क्या ड्रामा है? घर के बाहर 6 बाइक्स पर कम से कम 15 लड़के बैठे थे। कोई सुरभि को आंख मारने के लिए कह रहा था तो कोई उसको फ्लाइंग किस दे रहा था। रील का वायरल होना असर डाल रहा था। ओए, क्या हो रहा है ये सब? लड़कों के साथ साथ सुरभि शालिनी ने भी ऊपर देखा और मुझसे नजर चुरा के जल्दी जल्दी जाने लगी। लड़के भी खिसकने लगे। इनकी माँ का, ये साली पूरे कोचिंग की रेपुटेशन गिरा देगी। मैं सुरभि को कॉल मिलाने लगा ही था कि तृप्ति ने मुझे टोक दिया। ओए सुन ना, रुक तो, इतनी जल्दी डिसीजन मत लो। पहले अंदर चलो, तुम जल्दी चलो। तृप्ति मुझे जबरदस्ती अंदर रूम में ले आई और एक चेयर पर बैठा दिया। मैं वाकई बहुत गुस्से में था। मुझे किसी फालतू एक्सक्यूज से कन्विंस करने की कोशिश मत करना तृप्ति। पापा ने या सुनीता आंटी ने देख लिया तो उन्हें कितना खराब लगेगा। सुहानी सही कह रही थी, मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे जिनसे। तृप्ति ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। शांत हो जाओ, टेक अ डीप ब्रेथ। मैंने अच्छे बच्चे की तरह बात मानी और गहरी सांस ली। अब मैं ठीक हूं। बोल, क्या एक्सक्यूज देगी लड़कों के नीचे खड़े होने का? क्या इससे भी तो प्रमोशन का हिस्सा मानेगी? नहीं यार, ऑफ कोर्स नॉट। कल तुम सुरभि शालिनी से कह देना, अगर यहाँ कोई लड़का दिखा तो तुम दोनों का ट्यूशन कैंसिल। यही बात कहलवानी थी तो मुझे फोन करने से क्यों रोका? इसलिए रोका कि तुम्हारा नुकसान ना हो। नुकसान कैसे? अचानक मुझे तृप्ति कोई चंट चालाक सासू अम्मा लगने लगी। ऐसी प्लानिंग बता रही थी जैसे हम किसी का मर्डर करने वाले हों। तुम सुरभि से कहना कि तुम्हें घर के सामने उसके फैंस के आने से दिक्कत है, इसलिए वो बाहर नहीं आएंगे। अगर कोई आया तो तुम पुलिस कंप्लेंट कर दोगे, ठीक है? नहीं ठीक है, मेरी कोचिंग रजिस्टर्ड नहीं है यार। जब से मुखर्जी नगर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में आग लगी है तब से पुलिस ऐसी घरेलू कोचिंग के अगेंस्ट हो गई है। उनका तो कुछ नहीं जाएगा, मेरा काम शुरू होने से पहले ही। एग्जैक्टली, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ छत पे खड़े होकर हंगामा नहीं करने दिया। अब देखो, मैं सुरभि को ऑप्शन दूंगी कि अगर इन लड़कों में तेरा कोई फ्रेंड है तो उसे कह दे कि वो कोचिंग ज्वाइन कर ले। अबे, जिसको मैथ्स या अकाउंट्स पढ़ना होगा वही तो ज्वाइन करेगा, उसके अलावा कोई? उसके अलावा कोई ज्वाइन करेगा तो सुरभि के लिए, पर तुम तो उसे अच्छे से ही पढ़ाओगे ना। फीस तो उसे पूरी ही देनी पड़ेगी। अरे पर फीस के लिए? अरे यार समझो ना, तुम्हें अभी सीए की कोचिंग के लिए फीस भी देनी है ना। 3 लाख बताई थी ना तुमने। 2,80,000 थी। इंस्टॉलमेंट में देने की बात हुई थी, पर मैं कोशिश करूंगा कि वो और डिस्काउंट दे दे। कितना भी डिस्काउंट करवा लो, 12,000 तो नहीं हो जाएगी। ओह ओके, मुझे तृप्ति की मैथ समझ में आने लगी। तो तू ये कहना चाहती है कि मैं पहले फीस के लिए भीड़ भर लूं? 3,000 पर स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट्स और कर लिए तो
30,000 इन्हीं के हो गए। बस 12,000 सुरभि शालिनी दे देंगी, मंथ के 42,000 हो जाएंगे। और क्या, जब तक इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती तब तक झेल लेना। उसके बाद उन एक्स्ट्रा स्टूडेंट को हटा देना जिन्हें स्टडीज से कोई मतलब नहीं है। 40,000 के इंस्टॉलमेंट करवा लो तो 7 मंथ्स में पैसे पूरे हो जाएंगे। उसके बाद अनवांटेड स्टूडेंट्स को फिल्टर कर दूंगा। यार ऐसे हटाऊंगा तो खराब लगेगा। मैं उन्हें एक टेस्ट पेपर दे दूंगा, जिनका ध्यान स्टडीज में होगा बस वही टिकेंगे, बाकी फर्स्ट। यो, दैट्स माय पॉइंट। सही है यार, तेरी मैथ इतनी अच्छी कैसे हो गई? तुम्हारे स्टूडेंट के साथ साथ मैं भी तो सीख लेती हूँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। ओके, कल मिलते हैं। नो, कल शाम को मेरा शूट होगा, तो कल नहीं परसों आऊंगी। मैं जब तक कुछ समझता तब तक वो मेरे पास आई और गाल पे किस कर लिया। यू आर सो क्यूट, बाय। उसके जाने के बाद बहुत देर तक मुझे अपने गाल पर उसका किस फील होता रहा। ये सही नहीं हो रहा था, ये बिल्कुल भी सही नहीं था। उधर होशियारपुर में अथर्व शाम को 7 बजे सो रहा था। मोनू के घर से वो सुबह 7 बजे आया था। मोनू ने उसे जबरदस्ती 3,000 रुपए दिए थे और साथ ही साथ 3 औरतों के नंबर भी दिए थे। अथर्व ने मामू के कुछ बोलने से पहले ही उन्हें 2,000 रुपए और एक क्वार्टर देकर उनका मुंह बंद करा दिया था। बब्बू ने सुबह ही उसे आलू पराठे और लस्सी पिला दी थी। इसके बाद वो ऐसे सोया था कि शाम होने के बाद भी नहीं उठा था। अथर्व ने जैसे तैसे आंखें खोली तो देखा मामा के हाथ में 2 ग्लासेस थे। राइट हैंड वाला ग्लास वो अथर्व की तरफ बढ़ा रहे थे। क्या मामू, सो के उठते ही कौन दारू पीता है? मैं पीता हूँ, तू भी पी के देख, अच्छी लगेगी। अथर्व सीधे होकर बैठा। क्या टाइम हो रहा है? ओए माया रे, मैं तेरी गरी हूँ, अपने मोबाइल से देख। अथर्व मोबाइल ढूंढने लगा। फटूस साले, दारू पीने दे मुहूर्त देख रहा है। अथर्व ने देखा 7:30 हो चुके थे। जलंधर पहुंचने में भी उसे 2 घंटे लगने वाले थे और फिर खाना पीना भी जरूरी था। वो बेड से उठा और भागने लगा। मामा हटो यार, मुझे लेट हो रहा है। चुप, तो कहता है टाइम क्यों होया, फिर कहता है लेट हो रहा। वो ये दारू गिलास से पड़ी ऊपर रही है, उसकी चिंता नहीं है तेनू? नहीं, मुझे जलंधर जाना है, मैं पी के बाइक नहीं चलाऊंगा। मामा ने अचानक अथर्व का हाथ पकड़ लिया। तो फिर राती बाहर रहेगा है? हाँ, हो सकता है एक दोस्त। ना पुत्र, झूठ ना बोल। तेरी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? तूने मेरी बात सीरियस ले ली? पैसे के लिए तू? अथर्व की बॉडी में करंट लगने लगा। कहीं मामा को पता तो नहीं लग गया था कि अथर्व जिगलो बन रहा है। अथर्व के अखरोट बड़े दिनों बाद फिर उसके मुंह में आ गए। बोल पुत्र, बोल रहा क्यों नहीं है? क्यों कर रहा है सब? वो मैं मैं तो यूं ही मजाक कर दसी कि बुंड मरा जाके वो तो सच्ची भी वो बुंड मराने लगा। अरे मामा, कुछ भी बकते हो, हटो, मैं लेट हो रहा हूँ। अथर्व गुस्से में बाथरूम चला गया। मामा ने अपना ग्लास खत्म करके अथर्व के ग्लास से पीने लगे। ओए मैं तो मजाक कर रहा। ओए तेरी बुंड के कौन 2,000 देगा? अथर्व बिना कुछ खाए पिए ही जलंधर की ओर निकल गया। मेन हाईवे पर तो उसे 1 घंटा भी पूरा नहीं लगता था, पर मामा के घर से लेकर हाईवे और फिर हाईवे से लेकर जलंधर के मॉडल टाउन पहुंचने में उसे अलग से 1 घंटे का समय लेकर चलना पड़ता था। रात को उसे जिस लेडी से मिलना था वो 35 साल की हाउसवाइफ थी। उनकी मॉडल टाउन में अच्छी बड़ी कोठी थी। हस्बैंड टूरिंग जॉब पर रहता था और हफ्ते में बस 1 दिन के लिए ही घर आता था। उस एक दिन भी वो सुस्त आदमी या तो सोता रहता था या अपने दोस्तों के साथ दारू पीने चला जाता था। बाकी हफ्ते भर बेचारी श्वेता कुमारी दिन में सास ससुर की सेवा में ही आधी होती रहती थी और रात में देवर भाभी के वीडियोस देख देख कर गीली होती रहती थी। अथर्व रात को 10:30 बजे डोर बेल बजाकर एक तरफ हुआ ही था कि तुरंत गेट खुला। मिस श्वेता, तुम पागल हो क्या? डोर बेल बजाने के लिए मना किया था ना? अथर्व को याद आया कि श्वेता ने आने से पहले इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मेरी घंटी पर हाथ भी मत लगाना। अथर्व ने उससे कुछ और ही समझ लिया था। बिल्कुल बेवकूफ लड़के हो तुम।
आओ अंदर आओ। अंदर कहीं से श्वेता की सास चिल्लाई। कौन है? कौन आया है? वो डिलीवरी बॉय है माँ जी, पिज्जा मंगवाया है। हाँ। अरे मुझे भी खिला दे थोड़ा। रुक, मैं ही बाहर आ जाती हूँ। इतना सुनते ही श्वेता भाभी की ऐसी की तैसी होने लगी। जाओ यहाँ से जल्दी और पिज्जा लेकर आओ, कहीं से भी, तुरंत। मैं नहीं जानती। श्वेता ने अथर्व को धक्का दिया और दरवाजा बंद करने लगी। अथर्व बेवकूफों की तरह गेट के बाहर खड़ा सोचने लगा कि अब इतनी रात में पिज्जा कहाँ से लाएं।